नमस्कार, मैं सागर राजपूत आज हूँ डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव जी के साथ। और मैं खुद एक युवा होने के नाते मेरे मन में काफ़ी प्रश्न रहते हैं कि मैं अपने से जो बड़े हैं हमारे जो डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव, इन्होंने शिक्षा जगत में अपना बहुत अहम योगदान दिया है। तो उसके रिगार्डिंग मेरे मन में काफ़ी क्वेश्चंस थे। तो मैं युवाओं के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आज सर के साथ बैठा हुआ हूँ और मैं जानना चाहूँगा सर के बारे में। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सर अपना आप थोड़ा परिचय दें। जी, मैं पिछले 25 वर्षों से शिक्षा जगत में काम कर रहा हूँ और जिस स्कूल में मेरी शिक्षा हुई उस स्कूल में जो है मैंने 25 वर्ष भी दिए, यानी कि 15 साल मैंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई करी 1980 से 1995 तक। फिर सन 2000 से लेकर के 2025 15 जनवरी तक वहाँ काम किया और अब मैं इंडिपेंडेंटली एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और एक एजुकेटर के रूप में समाज की सेवा में लगा हूँ। सर, आपने बताया कि आपने 25 साल सीएमएस को दिए। आपने वहाँ पे काफ़ी आपका जो मेन आपने गांधी जी के साथ अपना रह करके उस सीएमएस को बढ़ाया और लीडरशिप में आपने काफ़ी अपना अहम योगदान दिया। तो हमारे यूथ को बताइए कि लीडरशिप क्या होता है, वो कैसे उस चीज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, आजकल यंगस्टर बिजनेस की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, तो आप अपनी एक राय रखें कि कैसे लीडरशिप चीज़ें हम सीख सकते हैं, हमारा यूथ कैसे उस चीज़ को सीख सकता है। तो आप अपना कुछ उस पर परिचय बताएं, उस पर कुछ चीज़ें बताएं आप। देखिए सागर जी, लीडरशिप एक बहुत अहम कला है और कोई भी लीडर बन सकता है। मैंने जब अपनी शुरुआत करी तो मैंने जब डॉक्टर जगदीश गांधी जी को ज्वाइन किया तो एज ए असिस्टेंट ज्वाइन किया, पर्सनल असिस्टेंट टू डॉक्टर जगदीश गांधी। और फिर धीमे धीमे उन्होंने मुझे एम्पावर किया, काफ़ी सारी फ्रीडम दी। सो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक एंटरप्रेन्योर होता है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर तो वो होता है जो समाज में जाकर के कुछ क्रांति लाए, कुछ नई चीज़ों का स्थापना करे, स्टार्टअप्स खोले। लेकिन जब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे सीएमएस जब मैंने ज्वाइन किया तो करीब वहाँ पे 22,700 बच्चे थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जस्ट एंटर किया था 99 के एंड में। तो वहाँ से हमने शुरुआत किया और गांधी जी ने मुझसे 15 दिन बाद कहा कि बेटा मुझे 40 साल लगे यहाँ तक 22,000 प्लस बच्चे करने में। तो मैंने कहा सर, मेरा परम सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा करता रहूं और शायद एक दिन 50,000 बच्चे हों। और 2015 आते आते अगले 15 सालों तक वो सपना सच भी हुआ और गांधी जी के साथ मैंने रात दिन मेहनत करी और उन्होंने मुझे काफ़ी एम्पावर किया, ट्रेन किया, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। उनका जो अनुभव था, ही वॉज अ विजनरी पर्सन। उन्होंने और डॉक्टर भारती गांधी मैडम ने भी, जो उनकी धर्मपत्नी है, दोनों ही बहुत ही कर्मठ, मैं कहूँगा एक योद्धा के रूप में, जो कि वर्ल्ड यूनिटी और वर्ल्ड पीस के योद्धा के रूप में आगे बढ़ते रहे। और गांधी जी तो पिछले साल नहीं रहे, लेकिन अभी भी डॉक्टर भारती गांधी मैडम के नेतृत्व में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चल रहा है। और अगर आपको अच्छी लीडरशिप क्वालिटी देखनी है तो आप इन दोनों को देखिए कि कैसे उन्होंने मोर देन 4,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। तो सबसे पहले मैं लीडरशिप की जो आपकी क्वालिटीज़ की बात है, यूथ के लिए स्पेशली बताऊंगा। बिल्कुल। कि जो मैंने डॉक्टर जगदीश गांधी सर से, डॉक्टर भारती गांधी मैम से जो भी लीडरशिप क्वालिटी सीखी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अ लीडर हैज़ टू बी ऑथेंटिक। यानी कि आप अपनी टीम के साथ कोई धोखा, चीटिंग नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम 17-18 घंटे लगातार काम कर रही है तो आपको 19-20 घंटे काम करना पड़ेगा, उनसे कम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को डेलीगेट कर दिया काम और खुद आप जा करके सो गए और तब आप सोचेंगे कि टीम भी। या अगर धूप है, मान लीजिए आप और हम धूप में बैठे हैं और आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि धूप में जो है मैं उठ करके चला जाऊँ और छाया में बैठ जाऊँ और एक छाता ले लूँ और मैं कहूँ सागर नहीं, आपको तो भाई यहीं धूप में काम करना है। तो अ लीडर हैज़ टू गो अलॉन्ग विद द पीपल, यानी कि जो उनकी इम्पल्सेस है उनको फील करना पड़ेगा। जितना पेन एक लीडर अपने टीम को देता है, उससे ज़्यादा पेन उसको खुद उठाना पड़ेगा। सो अ लीडरशिप कम्स विद लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, लॉट ऑफ पेन टेकिंग एबिलिटी, लॉट ऑफ पेशेंस यू हैव टू हैव, तब आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। सर, जैसा आपने बताया, आपने जब सीएमएस को ज्वाइन किया तो 22,000 बच्चों से आप 60,000 तक लेकर गए। तो इतना ग्लोबली एजुकेशन को पहुंचाने में आपने काफ़ी अहम योगदान दिए। तो ग्लोबल एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट, जैसा आप बता रहे हैं कि युवाओं को अपने मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं या जो भी सीखते आ रहे हैं, उनको पहले खुद उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किसी को अगर वो बताना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन बिजनेसमैन। तो ग्लोबल एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट पे आपका क्या टेक है? देखिए, ये दोनों ही इंटरलिंक टॉपिक्स हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा।
जब हमारी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को 40 साल हो गए और 41वें वर्ष में मैंने CMS के साथ प्रवेश किया, तो गांधी जी यूनाइटेड नेशंस गए और तब वर्ल्ड जो है नए मिलेनियम में प्रवेश उसने किया था, यानी कि 1 जनवरी 2000 में। तो एक ऐसी डिमांड आ गई कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 5 बिलियन से ऊपर थी, क्लोज टू अराउंड 5.5 बिलियन, आज 8 बिलियन से ऊपर है। और आप देखिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड है इस प्लैनेट अर्थ के, लेकिन वर्ल्ड के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो बोझ है मानव जाति का और प्लस बाकी स्पीशीज का, वो बढ़ता जा रहा है। और बहुत हद तक हमने पिछले 30-40 साल में खासतौर से हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और क्लाइमेट जो आपका चेंज है, आप देखिए कि अभी कैलिफोर्निया में आग लगी, बहुत हद तक उसमें क्लाइमेट जो चेंज है वो इफेक्ट पता जा रहा है। वर्ल्ड में कई जगह एकदम से टेम्परेचर्स गिर रहे हैं, कई जगह टेम्परेचर्स राइज कर रहे हैं। इस साल मई-जून 2025 में बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। अभी आप देखिए ठंड तो इस बार नॉर्थ इंडिया में ठंड पड़ी नहीं। तो जब यूथ डेवलपमेंट की बात हो, डेवलप आप तभी कर सकते हैं अपने आप को एज अ यूथ जब आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपका एनवायरनमेंट सेफ हो। तो जब टेम्परेचर्स 48, 50, 52 तक पहुंचने की जो है उम्मीद है, आप कैसे काम करेंगे? तो हमारा एज अ एजुकेटर ये कर्तव्य है, ये नैतिक दायित्व है कि मैं पर्सनली अपना खुद कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करूं और यूथ को भी मोटिवेट करूं कि वो भी जो है ग्लोबली सोचें। यानी कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं कि आपको नल खुला मिल जाता है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप सोचेंगे इस खुले नल से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं ऐसा देखूं तो मैं हमेशा रुक करके नल बंद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय में जस्ट 5 से 10 ईयर्स के बीच में वाटर स्केर्सिटी वर्ल्ड में लेस देन 1% वाटर ड्रिंकेबल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास आने वाली है वो ड्रिंकिंग वाटर की आने वाली है। मैं एक गांव में गया लखनऊ से बाहर करीब 8 साल पहले, और वहाँ पे हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो गांव में हम लोगों ने गाड़ी रोकी। तो वहाँ पर गांव वालों से हमने कहा कि क्या पानी मिल सकता है? तो सब लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे कि भैया पानी तो नहीं मिल सकता, हाँ दूध मिल सकता है। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो पता चला वहाँ उस गाँव में, ज़्यादा नहीं, लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर, वहाँ पे लेडीज़ जो है, जो महिलाएं हैं, वो 3 से 4 किलोमीटर रोज जाती हैं खाली पानी लेने के लिए। तो ये तो लखनऊ के बस खाली 20 किलोमीटर दूर की बात बता रहा हूँ मैं, और वहाँ गाय से वो दूध पी लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो ये समस्या जो है बहुत ही विकट रूप से आने वाली है। और अभी जैसे एक पैंडेमिक हमारा 2020 में आया, 21 में आया, अभी 2025-26 में भी कुछ ऐसी ही विषम स्थितियाँ उत्पन्न होने वाली है। तो ये बीइंग एजुकेटर हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम युवाओं की सोच ग्लोबल बनाएं, ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे वर्ल्ड की युवाओं की सोच ग्लोबल होनी चाहिए। आपने जैसा सर बताया कि युवाओं की सोच, माइंडसेट पे उन्हें काम करना चाहिए, तो पर्सनल ग्रोथ और माइंडसेट में युवा क्या चीज़ें ऐसी कर सकता है जिसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी? तो उस पर मैं आपका टेक जानना चाहूँगा कि पर्सनल ग्रोथ और माइंडसेट पे क्या हम कर सकते हैं, युवा क्या कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा है। देखिए आजकल एक ऐप चला है, उसका नाम है SDG ऐप। आप देखेंगे सैमसंग में, आप अगर सैमसंग का कोई ऐप, मैं कोई ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रहा, लेकिन आजकल ये इतना हमारे जीवन में आ गया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एक ऐप आ गया है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप अपना जो है वो ब्लड प्रेशर रेट और शुगर ये सब मॉनिटर करते हैं थ्रू फ़ोन, वैसे ही आप अपना कार्बन फुटप्रिंट भी मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम तो हमें ये करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हमारा रोज का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कल से आज कम हो। तो एक तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। दूसरी बात है, मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, जैसे एक टर्म है GCED, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, GCED। आप एक फ्री ऑनलाइन कोर्स, मुझे लगता है हर युवा को करना चाहिए। यूनेस्को का एक इंस्टीट्यूट है साउथ कोरिया में, वो फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑफर करता है। तो यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, उनका ये कोर्स है, यूनेस्को APCIU जो है वेबसाइट है, आप वहाँ से एक GCED का फ्री सर्टिफिकेशन, जो उनका बेसिक कोर्स है, आई थिंक इट टेक्स अबाउट 4 to 6 आवर्स इन कंटिन्यूटी, और सर्टिफिकेट कोर्स है, आप करिए उसको, हमारा दिमाग खुल जाएगा। और बैन की मून जो पहले UN सेक्रेटरी जनरल थे, इन सेक्रेटरी जनरल से पहले, उन्होंने 2012 में ये 17 SDGs का जो है वो परिकल्पना करी, और 2030 आते आते आप देखेंगे इतना ज़्यादा जो है पर्सनल लाइफ में हमें क्लाइमेट एक्शन को, सब किसी को मजबूरी बन जाएगी। जैसे
आपने देखा कि 2019 में किसी ने मास्क नहीं लगाया। 18 मार्च 2020 तक भी बहुत कम लोग मास्क लगा रहे थे, लेकिन 20 मार्च 2020 जैसे ही पैंडेमिक फैला, अप्रैल ऑनवर्ड सबने मास्क लगाने शुरू कर दिए। तो कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अभी आने वाले 2-3 साल में आने वाली है, और भगवान ना करे ये स्थिति विकराल और विकट बने। लेकिन जो हमारे पुराने जो कर्म है पिछले 30-40 साल के, हम लोगों ने बिल्कुल ही निगलेक्ट किया है अपनी लाइफस्टाइल जो हमने जैसी भी जी है। तो जो मिशन लाइफ है, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। NBRI इसमें बहुत कर रहा है, CSIR बहुत कर रहा है, तो हमें उनसे भी उनके वेबसाइट्स पे जा करके सीखना चाहिए कि क्या हम अपने निजी जीवन में कर सकते हैं। एक पेड़ सबको लगाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एयर को कम से कम पोल्यूट करें। अगर कहीं पैदल चल के जा सकते हैं ज़रूर जाएं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम युवा कर सकते हैं। आपने जो चीज़ें बताई सर, काफ़ी हमारे युवाओं को इस चीज़ से हेल्प मिलेगी। तो एक चीज़ पे मेरा और आपसे एक क्वेश्चन है कि स्ट्रैटेजिक ग्रोथ और फ्यूचर विजन, आपने जैसा बताया कि आगे आने वाला समय हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए उतना अच्छा नहीं है, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि अभी आगे मई जून में बहुत ही भीषण गर्मी पड़ने वाली है, जो कि हम नहीं झेल सकते। और आपने बताया कि मास्क वगैरह वाली चीज़ें जो आप कोविड का पेंडेमिक बता रहे थे, ऐसे और भी भयावह चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं इस पे आपका जानना चाहूँगा कि फ्यूचर विजन आपका क्या है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो इस पे मैं आपका एक टेक जानना चाहूँगा। देखिए सागर जी, आपने एक बात करी फ्यूचर विजन की। तो फ्यूचर विजन देखिए 2025 से 50 तक जी, हमारी अर्थ जो है वो एक क्राइसिस के फेज से गुजरने वाली है। ओके। और 2 साइकिल्स कंटिन्यूअसली चल रही हैं। एक है साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन और एक है साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी कि कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, वो अच्छी इस तरीके से होंगी कि जैसे आप जैसे यूथ हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, वो आप देखिएगा वो आगे आएंगे। और वर्ल्ड को बेहतर बनाने का प्रयास बहुत लेवल्स पे किया जा रहा है, ग्रास रूट लेवल पे किया जा रहा है। लेकिन मीडिया में स्टोरीज हाईलाइट नहीं हो पाती, क्योंकि मीडिया में नेगेटिव चीज़ें कभी कभी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। कहीं आग लग गई, कहीं लोग भीड़ में मर गए, इस टाइप की चीज़ें आप देखेंगे हाईलाइट हो जाती हैं। लेकिन जो ये अच्छे काम है, जैसे गुड न्यूज़ है, ये कम हाईलाइट हो रही है। तो आप देखेंगे अगर हमारे मीडिया के लोग आप कुछ स्टोरीज को ऐसे लेकर के आए, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, ग्रेटा थनबर्ग का था, जो स्वीडन में एक लड़की बैठी है, उसने पूरा एक मूवमेंट चला दिया। कि मलाला यूसुफजई, जिन्होंने एजुकेशन पे पूरा एक कैंपेन कर दिया अफगानिस्तान में। तो इस टाइप के जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर इस टाइप के इनिशिएटिव्स, यूथ के इनिशिएटिव्स हाईलाइट किए जाएँ मीडिया में, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। आने वाले समय में पूरी धरती, पूरी मानव जाति फोर्स्ड हो जाएगी एक होने के लिए, पॉलिटिकल यूनिटी के लिए, इकोनॉमिक यूनिटी के लिए, और इसके लिए हमको साथ साथ एक वन वर्ल्ड लैंग्वेज के लिए यूनाइट होगी वर्ल्ड। साथ में जो दिल है, मानव जातियों का हृदय है, वो एक होने की मजबूरी बन जाएगी। और उसके कारण मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक कैथारसिस होगी, एक जो टर्मोइल का पीरियड आएगा। एक तरफ तो अभी आपकी देखिए वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति बन गई थी जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, नेशंस वर टेकिंग साइड। और अभी भी ये कोई स्थिति बहुत सुधरी नहीं है। हालांकि नए प्रेसिडेंट आ गए, उन्होंने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने ये पूरी उम्मीद जो है हम लोग को जताई है कि वर्ल्ड वॉर 3 वो नहीं होने देंगे, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा। इजराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस अभी सॉल्व नहीं हुई है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं है। चाइना अपना डोमिनेंस चाहता है अपने रीजन में, उसको घेरने के लिए क्वाड बना हुआ है, यानी कि US और जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो इनकी मीटिंग अभी होने वाली है 15 अगस्त को इंडिया में। डोनाल्ड ट्रंप फिर यहाँ इंडिया आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी सारी जियोपॉलिटिकल अलायंसेस वर्ल्ड में बनी हुई हैं, और जो ये जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बनी हुई हैं, ये ब्रेक होने वाली हैं। जैसे ब्रिक्स है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रिक्स भी अपना ग्लोबल साउथ की तरफ फोकस शिफ्ट कर रहा है पूरा। यानी कि देयर आर मोर देन 130 कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ की हैं, जो पिछले करीब 300-400 साल से निगलेक्टेड है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड का जो यूनिफिकेशन है पॉलिटिकल, वो ग्लोबल साउथ से शुरू होगा। और बहुत हद तक जो साउथ एशियन नेशंस हैं, स्पेशली इंडिया, चाइना, इन सब को लीड करने वाले हैं। तो वर्ल्ड की जो मेजर पॉपुलेशन है, जैसे अफ्रीका में है मेजर पॉपुलेशन, साउथ अमेरिका में है, इंडिया में है, चाइना में है, साउथ एशिया में, तो ये जो पॉपुलेशन जिनका मेजर स्टेक होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, उनको कोई बहुत परमानेंट सीट्स मिली नहीं है, सिवाय चाइना को छोड़ के जो वीटो पावर है। ग्लोबल नॉर्थ कंटिन्यूज टू रूल ओवर द ग्लोबल साउथ, चाहे वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस हो,
आज भी आप देखेंगे कि यूएस पे, यूके पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डॉलर इकोनॉमी पे जो है पूरा वर्ल्ड निर्भर है। तो ये जो है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है या सही है, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी वजह से जो इम्बैलेंसेस हैं, आप देखिए कि 1% ऑफ पॉपुलेशन, दुनिया की 1% से भी कम पॉपुलेशन के पास वर्ल्ड की 97% वेल्थ है। और यही नहीं, दुनिया के जो सिर्फ 20 रिचेस्ट पर्सन्स हैं, सिर्फ 20 रिचेस्ट पर्सन के पास वर्ल्ड की 90% से ज़्यादा वेल्थ है। खाली 20 लोगों के पास, मैं 20 कंपनीज की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 20 इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। 90% ऑफ द वर्ल्ड इज हेल्ड बाय जस्ट 20 इंडिविजुअल्स। क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? तो इक्वालिटी और जो इक्विटी है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। तो लोग उसको डिफाइन करते हैं कि इक्विटी है, लेकिन मुझे लगता है कि इक्वालिटी भी उतनी ज़रूरी है। हर व्यक्ति की जो ज़रूरत है वो रोटी, कपड़ा, मकान, उसको हेल्थ और एजुकेशन, यानी कि चिकित्सा और शिक्षा, ये 5 तो हमारी बेसिक बुनियादी नींव है। तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, विश्व का समाज आगे बढ़ सकता है। तभी हम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है भारत की, जय जगत की हमारी फिलॉसफी है, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है कि वर्ल्ड जो है वो डिसयूनाइटेड होता चला जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हुए 1% से भी कम पॉपुलेशन के यूथ वो बढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या दुनिया में गड़बड़ हो रही है। और जब आप जैसे युवा सामने आएंगे हर क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, और आप एक अच्छी भावना के साथ आएंगे कि मुझे नए विश्व का निर्माण करना है, एक नई सभ्यता का निर्माण करना है, तब आप देखेंगे जो असुरी शक्तियाँ, यानी कि जो दैवी शक्तियाँ हैं, जो दानवी शक्तियाँ सॉरी, वो जो है धीमे धीमे खत्म हो जाएगी और दैवी शक्तियाँ की डिवाइन सिविलाइजेशन हो जाएगी। सर, आपने जैसा अभी बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये कुछ 5 बुनियादी चीज़ें होती हैं सभी के लिए, और सबको ये मिलनी भी चाहिए जैसा आपने कहा। तो क्या हम बहुत जल्द शिशिर सर को भी ऐसा कुछ करते हुए, ऐसी कुछ चीज़ों को सब तक पहुंचाने के लिए कुछ आप इनिशिएट करने वाले हैं? वो आप हमारी जनता को पता है कि क्या आपका ऐसा कुछ फ्यूचर गोल्स या फ्यूचर प्लान्स हैं? तो उस पर हम कुछ जानना चाहेंगे। जी हाँ, इस पे पहले तो मैंने एक बुक लिख रहा हूँ, ग्लोबल यूनिटी 2050, यानी कि वर्ल्ड में जो है, मुझे जो लगता है कि 2035 से 2050 के बीच में वर्ल्ड में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट, वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस बनना ज़रूरी नहीं होगा, बनाना उसको एक मजबूरी हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ग्लोबल सिटीजन बनना होगा, हमारी सोच जो है वो विश्वव्यापी बनेगी। तो उसके लिए हमें बच्चों को तैयार करना है। तो इस मिशन को ध्यान रखते हुए, और यही मिशन हमारे जो फाउंडर मैनेजर थे, जो मेरे इमीडिएट बॉस थे, लीडर थे और गुरु थे हमारे, डॉक्टर जगदीश गांधी, उनका था। डॉक्टर भारती गांधी मैडम जो आज भी इस मिशन को लीड कर रही हैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, उनका भी मिशन यही है। तो मेरा भी, अब CMS तो छूट गया, अब मैं CMS से जो आगे चीज़ें करना चाहता हूँ वो ये है कि इस विजन को, इस मिशन को मैं पूरे वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने एक प्लान बनाया है, ग्लोबल यूनिटी एक्शन प्लान 2050, और इसमें हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। सबसे पहले आप जैसे यूथ जुड़े, और इसमें धीमे धीमे वर्ल्ड लीडर्स जुड़ें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको लीड करें, प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लीड करें। हम लोग इसको इनिशिएट करके इस प्लान ऑफ एक्शन को वर्ल्ड लीडर्स तक ले जाना चाहते हैं। हर एक कंट्री में एक यूथ की टीम अपने अपने वर्ल्ड लीडर्स को जा कर के अप्रोच करेगी, और इसमें बहुत सारे युवा हमें सहयोग भी कर रहे हैं, आप जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें एक थम्स अप भेजिए, एक यस भेजिए, हम आपको भी जोड़ना चाहेंगे। क्योंकि ये मिशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए है। ये मिशन कोई आपका या मेरा या किसी इंडिविजुअल का नहीं है, या किसी एक संस्थान का नहीं है। भाई, आप एक स्पेसशिप में जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में जा रहे हैं, और उस स्पेसशिप में कुछ भी हो जाए, मान लीजिए जहरीली गैस आ जाए, या वहाँ का पानी खत्म हो जाए, या वहाँ पे इतनी गर्मी हो जाए कि आप उस स्पेसशिप में रह नहीं सकते, तो आप उस स्पेसशिप से निकल करके कहाँ जाएंगे? आप बाहर निकलेंगे वैक्यूम में, आप सबकी डेथ हो जाएगी। तो ये जो अर्थ है, जो प्लैनेट अर्थ है, ये भी एक स्पेसशिप है। ये स्पेसशिप की तरह देखिए इसको, और ये सन की तरफ जा रहा है, सन के साथ चारों तरफ घूम रहा है। 365 दिन, 366 दिन जो भी लगते हैं हमारे, वो लगते हैं इसको एक ईयर में। और ये पूरा सन है, ये भी जो है मिल्की वे आकाशगंगा गैलेक्सी के चारों तरफ जा रहा है। तो हम एक स्पेसशिप में जा रहे हैं। प्लैनेट हमारे पास एक ही है, रिसोर्सेज लिमिटेड है,
एटमॉस्फेरिक जो हमारे कंटेनमेंट है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी, उसमें 19 से 21% है। कई सारी ग्रीन हाउस गैस हमने छोड़ दिए हैं, तो ऑक्सीजन हमारी जो है, जो पोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लोब वार्म होता जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो हमें ये इसको सालों साल लगते हैं न्यूट्रलाइज करने में। 300 साल लगते हैं अगर एक भी कार्बन पार्टिकल जो है वो एयर में चला जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने में 300 साल लगते हैं। तो अगले 300 साल के लिए तो डेफिनेटली हमने अर्थ बर्बाद कर दी है, बिकॉज ऑफ यूजिंग कार्बन फ्यूल्स। कार्बन कंजम्पशन जितना हम कर रहे हैं फैक्ट्री से, जो हम कोयला बर्न कर रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, डीजल यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। दूसरी हमने गड़बड़ी क्या कर रखी है, पानी जो हमारा है रिसोर्स, उसका पानी तो बहुत है दुनिया में, मोर देन 70% ऑफ अर्थ इज वाटर, बट पानी वो सब सॉल्टी है और लेस देन 1% इज ड्रिंकेबल। और उसमें भी एक रशिया में एक लेक है, उसमें ही बहुत ज़्यादा पानी है, उसमें 50%। तो अगर आप देखेंगे तो 0.5% वाटर पूरे वर्ल्ड का जो हमें दिखता है वाटरी प्लैनेट है, वो ड्रिंकेबल है। उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कई कई कंट्रीज ने तो पानी अपने देश के अंदर ही बांट रखा है, कुछ लोगों के पास पानी है, कुछ के पास नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल पैलेस्टाइन की। इजराइल के पास 70% कंट्रोल है वाटर का, और जो गाजा स्ट्रिप पे रह रहे हैं उनके पास पानी नहीं पीने को। तो मैं किसी धर्म की, किसी पॉलिटिकल इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह मुझे लगता है सही भी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मानव जाति के लिए जो हैं, अगर आप उस आइडेंटिटी से अलग हट के सोचें, धर्म से, पॉलिटिकल आइडेंटिटी से, तो ह्यूमन बींग्स तो सभी हैं। आप भी ह्यूमन बींग हैं, हम भी ह्यूमन बींग हैं भाई। और जीवन जीने का जितना अधिकार आपको हमको है, उतना ही अधिकार जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हों, जिन पे हम भी डिपेंड करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको भी है। तो अर्थ किसके लिए होनी चाहिए? सबके लिए होनी चाहिए। तो बीइंग अ ह्यूमन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एंटायर प्लैनेट एंड ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ना सिर्फ खाली कुछ लोगों के साथ हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया आप मेरे धर्म के हो तो मैं आपका ख्याल रखूंगा, या मैं आप ही को जॉब दूंगा, या मैं आप ही को बढ़ाऊंगा बिजनेस में। ये तो आपने सोच लिया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप देखेंगे दुनिया में, तो दुनिया तो सभी लोगों के लिए बराबर बनी थी। ईश्वर ने तो सबको एक सृष्टि, एक दृष्टि से उत्पन्न किया है। तो हमारा क्या एक नैतिक कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि हम सबका ख्याल रखें? तो यही कुछ विचार है मेरे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, यूथ को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बस अब वीडियो का अंत करते हुए मैं आपसे कुछ चीज़ें चाहूँगा कि आप एंड में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे यूथ को। तो उसके साथ हम इस वीडियो का अंत करेंगे। तो कुछ सर 2 लाइन आप बताएं। देखिए, युवाओं में बहुत ताकत है। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी कि कहते हैं कि जो एज होती है आपकी 20 से 25 साल 30 साल तक की, तो कहते हैं अगर धरती पे अगर सही से कस के पैर मार दें तो उस धरती से पानी निकल आए, यानी कि इतनी शक्ति होती है। और इसको किसी ने बहुत खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो कहने का मतलब है कि यूथ में जो वो पावर है, अगर आप यूनाइट हो जाओ तो आप पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर सकते हैं। और आपके पास तो सबसे बड़ी ताकत है डिजिटल मीडिया की, सोशल मीडिया की। अगर आपने इसको ठीक से यूज़ किया तो ना सिर्फ आप 3 लोग को यूनाइट कर लेंगे। देखिए, 3 यूनिटीज़ बहुत ज़रूरी। एक, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे लगता है उससे पहले ज़रूरी है रिलीजियस यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। हम हिंदू हों, मुसलमान हो, हम सिख हों, हम ईसाई हों, हम जैन हों, हम पारसी हों, हम बौद्ध धर्म के हों या हम बहाई हों, हम किसी भी धर्म के हैं, सबसे पहले एक धर्म है, वो है इंसानियत। तो हम सबको ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। अलग अलग समय पे अलग अलग युगावतार आए, रामचंद्र जी आए, कृष्ण भगवान आए, मोहम्मद साहब आए, प्रभु यीशु मसीह आए, आप देखिए गुरु नानक देव जी आए, और महावीर जी आए। सब लोग अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी बातें लेकर के आए, और बाब और बाहुल्ला भी आए। ये सारे लोग आए, और जहाँ जहाँ भी ये लोग जिन्होंने जन्म लिया, ये डिवाइन टीचर्स थे। तो इसी तरीके से हम सबको आज की ज़रूरत है, आवश्यकता है कि ग्लोबल एजुकेटर्स बनना चाहिए। जहाँ भी आप हैं, आप सब धर्मों में यूनिटी की बातें करें, धर्मों में नफरत ना फैलाएं। किसी को भी ये ना कहें कि मैं इस धर्म का हूँ, अगर तुम भी हो जाओगे इस धर्म के तो दुनिया अच्छी बन जाएगी। हर धर्म यही सोचता है। दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के हो जाओगे तो आप अच्छे बनोगे। सब धर्म के लोग यही कहते हैं। तो भाई, अगर आप जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहो और सबसे प्यार करो। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और प्रेम। तो अगर आप सबसे प्यार करेंगे तो सारे धर्मों के लोग आपके होंगे और आप सारे धर्मों के होंगे।
तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट चाहिए। तो ये तो बात होगी पॉलिटिकल यूनिटी और रिलीजियस यूनिटी की। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी है वो हमें लानी है लीगल फ्रेमवर्क में यूनिटी। यानी कि जो वर्ल्ड कोड ऑफ जस्टिस है, अमेरिका जब चाहता है उसकी बात निगलेक्ट कर देता है। अमेरिका कहता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बैन कर देना चाहिए, उसके जजमेंट्स ही नहीं मानता। तो अमेरिका एक सुप्रीम पावर है, उन्होंने अपनी 100 ईयर्स की एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाई वर्ल्ड को रूल करने के लिए, जो हम कहते हैं ना सो कॉल्ड पुलिसिंग द वर्ल्ड। तो अमेरिका इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल नेशन, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है, लेकिन उनका भी एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि इफ दे आर हैविंग अ 33 ट्रिलियन प्लस डॉलर इकोनॉमी, यानी कि अगर उनकी इकोनॉमी को एक तराजू पे रख दें और बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी को दूसरे तराजू पे रख दें, तो भी अमेरिका की इकोनॉमी भारी होगी। चाहे चाइना, इंडिया, जितने भी देश हैं, तो अमेरिका इज सो पावरफुल इकोनॉमिकली, उनके 9 नेवल बेसेस हैं, वर्ल्ड को वो रूल करते हैं उनके थ्रू। तो अगर अमेरिका चाहे और अगर अमेरिकन चाहें, तो वो अगर उनके अंदर एक माइंडसेट शिफ्ट आता है कि हम पूरे ग्लोब के लिए सोचेंगे, जैसा हमारे यहाँ पे एक स्कूल ये प्रयास कर रहा है और अब कई सारे स्कूल इस चीज़ को इम्बाइब करें। कल मैं एक स्कूल में गया, उन्होंने जो है ग्लोबल यूनिटी का करिकुलम स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ाना शुरू कर दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स शुरू कर दिए। तो कई सारे स्कूल्स मैंने देखा, लखनऊ शहर के अंदर ही कई लोग दे आर वेरी अवेयर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबल यूनिटी का एक्शन प्लान उनके पास है। तो अगर ऐसी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में बढ़ती चली जाए, खासतौर से अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जहाँ के देशों में जो है बच्चे इतने एम्पावर्ड हो जाते हैं आगे जाकर के कि वो डिसीजन मेकर्स बनते हैं, वैसे हमारे भी बच्चे बने भारत के और वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में टॉप लीडर्स बने, तो ये वर्ल्ड में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो मेरा यूथ से यही कहना है कि आप लोग आगे बढ़िए, अपने आप को सशक्त बनाइए, एजुकेटेड बनाइए, अपने इस मिशन, इस लाइफ को, इस प्लैनेट को बचाने का और इसको बेहतर बनाने का, यहाँ पे एक दैवीय डिवाइन सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करने का एक मिशन बना लीजिए और अच्छी चीज़ों को अडैप्ट करिए। बुरी चीज़ें भी आएंगी, उनको निगलेक्ट कर दीजिए। अच्छी चीज़ों को पकड़ करके, पॉजिटिव सोच को पकड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे और समाज को भी अच्छा बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप आए और हमें इतना समय दिया और हमारे यूथ को इतनी चीज़ें बताई, इतनी अहम बातें, तो धन्यवाद।